सुनो जी, कब तक हम इस पुराने घर और बूढ़े के लिए पैसे लुटाते रहेंगे? देखो, शहर में फ्लैट की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आज ये जमीन हमारे नाम नहीं हुई तो कल को तुम्हारे भाई भी आकर हिस्सा मांगेंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी वक्त है, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बापूजी खुशी खुशी जमीन के कागज पर अपना अंगूठा लगा दें। सरिता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो जमीन बापूजी की जान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस जमीन में लगा दी है। वो कभी भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम्हारे बापूजी की भी जरूर कोई कमजोरी होगी। मुझे पता है उनकी कमजोरी तुम हो। अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। प्यार से नहीं मानेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, तुम 4 दिन उनकी खूब सेवा करो। दवा समय पर देना, समय से खाना खिलाना, देखभाल करना। उन्हें ऐसा लगे कि तुम ही उनका सबसे बड़ा सहारा हो। फिर किसी दिन बैंक का कागज बोलकर जमीन के कागज ले आना और अंगूठा लगवा लेना। सुनो सरिता, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन अभी कुछ नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। यही समझदारी है। वक्त पर लिया हुआ फैसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है। बस याद रखना, भावनाओं में बहकर मौका मत गंवाना। कोशिश नहीं, काम पूरा करना है। मैंने सुना है शहर वाले लोग गांव की जमीन के करोड़ों दे रहे हैं। ये बूढ़ा तो इसे दान करने की सोच रहा है। क्या हमें सड़कों पर आना है? अभी मौका है, सेवा का नाटक करो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। ठीक है पल्लवी, आज से मेरा व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। बापूजी को लगेगा उनका बेटा सुधर गया है। और ऐसे ही शुरू हुआ अपने बाप से जमीन हड़पने का साजिश। जो बेटे कल तक अपने बाप को पानी का गिलास तक नहीं देते थे, वो आज जमीन अपने नाम करवाने के लिए उनकी अच्छी तरह सेवा करने लगे। आज वो अपने पिता के पैर दबा रहे थे। बापूजी, आप आराम करो, आपके कष्ट अब मेरे हैं। दूसरी तरफ राजू अपने बाप के लिए नई धोती लाया था। बापूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने बूढ़े बाप के पास वही बात लेकर जाते हैं। बापूजी, बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। सरकारी वकील ने कहा है इससे आपकी पेंशन पक्की हो जाएगी और ये घर भी सुरक्षित रहेगा। बेटा, तू खुश है तो मैं कहीं भी अंगूठा लगा दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। उधर राजू भी वही नाटक करता है और दोनों मासूम बूढ़े बाप अपनी सारी जमीन अपने बेटों के नाम कर देते हैं। जैसे ही कागज हाथ में आते हैं, बेटों और बहुओं के चेहरे से नकाब उतर जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही है। चलो अब बाहर निकलो। घर मैंने बेच दिया है। अब हम शहर जा रहे हैं। वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहा है बेटा? अभी तो तू मेरा पैर दबा रहा था। वो तो अंगूठा लेने का नाटक था बूढ़े। अब जाओ, कहीं भी जियो या मरो। अपनी लाठी उठाओ और निकलो। मेरी घरवाली को तुम्हारी खांसी से घिन आती है। ये घर अब हमारा है। इस तूफान में कहाँ जाऊंगा बेटा? सड़क पर जाओ या श्मशान में, हमें क्या। दोनों बूढ़े बाप बारिश में भीगते हुए गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। हरिया, तुम यहाँ इस हालत में? जिसे अपना खून समझा था उसी ने धोखा दे दिया। मेरे बेटे ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वही आग मेरे घर में भी लगी है दोस्त। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं सिवाय एक दूसरे के। दोनों बूढ़े बाप एक दूसरे का सहारा लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। यह कहानी है एक छोटे से सुंदर गांव की, जिसका नाम था श्यामपुर। श्यामपुर तक पहुंचने के लिए लोगों को एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। उस नदी में सिर्फ 2 नावें चलती थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थीं। उसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वह रोज अपने पति के लिए खेतों तक खाना लेकर जाती थी। गोपाल कई बार समझाता, लक्ष्मी, तुम इतनी दूर मत चला करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती, अगर मैं थोड़ा चल लूंगी तो कुछ नहीं होगा।
और आपको खाना भी तो खिलाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही लक्ष्मी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी क्षण उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गोपाल की दुनिया जैसे उजड़ गई। 13वीं के दिन गांव वाले उसके घर आए। गांव के मुखिया ने कहा, गोपाल, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इन बच्चियों को माँ की जरूरत है। गोपाल ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी ये बेटियां ही अब मेरा सब कुछ है। मैं इन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। समय बीतता गया। दोनों बेटियों के नाम रखे गए, राधा और सिया। धीरे धीरे दोनों 10 साल की हो गईं। एक दिन दोनों ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपने कहा था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। गोपाल मुस्कुराया। हाँ बेटा, इस रविवार को जरूर चलेंगे। रविवार के दिन तीनों नदी किनारे पहुंचे। सबसे पहले गोपाल पानी में उतरा। देखो बेटा, हाथ और पैरों को ऐसे चलाते रहना। पहले राधा ने कोशिश की। उसे डर लग रहा था। वह डगमगाई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। फिर सिया ने भी कोशिश की और कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छी तैराक बनी। कुछ दिनों बाद गोपाल गांव के मुखिया के पास गया। मुझे अपनी बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव में कोई लड़की स्कूल नहीं जाती। अगर तुमने शुरू किया तो सबकी लड़कियां भी जिद करेंगी। गोपाल ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, शिक्षा सबका अधिकार है, मेरी बेटियां जरूर पढ़ेंगी। आखिरकार मुखिया ने जन्म प्रमाण पत्र दे दिया। अब राधा और सिया रोज नदी पार करके पास के गांव के स्कूल जाने लगी। गोपाल बहुत खुश था। की तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहाँ से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मर्चू और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मर्चू पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मर्चू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मर्चू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मर्चू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया।
ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मर्चू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता, मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मर्चू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा। हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मर्चू